हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमा बी पर मिली एलियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और वैज्ञानिक खोज की क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे अंतरिक्ष दूरबीनें ब्रह्मांड की खोज जारी रखेंगी, हमें और भी आश्चर्यजनक और रहस्योद्घाटन का सामना करना पड़ेगा। आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉक्सिमा बी अपने रेड डॉर्फ स्टार का चक्कर लगाता है और वहाँ पॉसिबल एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। और JWST एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और सदियों पुराने सवाल का जवाब देने में मदद करेगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। और ये सिविलाइजेशन वहाँ पर बहुत ही सुपर हो सकती है हमारी मानवता से। और अन्य पहलू भी हैं कि प्रॉक्सिमा बी में जीवन की संभावना नहीं भी हो सकती है, नासा का ये भी कहना है। और नासा के वैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया है कि हाल ही में खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक नए ग्रह प्रॉक्सिमा बी में बार बार होने वाले तारकीय विस्फोटों के कारण जीवन संभव नहीं है, यह भी एक विचार दिया गया है। हालांकि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में सिचुएटेड है और पिछले कुछ समय से नासा के वैज्ञानिकों द्वारा अपने पारंपरिक ग्रह पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने हेतु इसके हैबिटेबल जोन से ही इस खोज को प्रारंभ किया गया है। और इस ग्रह का लैंडस्केप कैसा हो सकता है आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। और हैबिटेबल जोन तारों के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ की परिस्थितियों में इतनी क्षमता होती है कि इस पर लिक्विड वाटर फ्लो हो सकता है। और चूंकि तारे अधिक विशाल होते हैं इसलिए वे अधिक ऊष्मा, हीट एवं लाइट का एमिशन करते हैं। ऐसे में वह तारे के चारों ओर हैबिटेबल जोन होने की संभावना भी अधिक प्रबल होती है। और मेनली छोटे एवं ठंडे एम डॉर्फ तारों के हैबिटेबल जोन के निकट रहने योग्य ग्रह पाए जा सकते हैं। ताकि हीट एवं दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट के साथ साथ तारे एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी एमिशन उत्सर्जन करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त तारे फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसे तारकीय विस्फोट को भी उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के तारकीय विस्फोटों को संयुक्त रूप से स्पेस वेदर, अंतरिक्ष मौसम कहा जाता है। और हालांकि इस विकिरण रेडिएशन का एक संभावित प्रभाव वायुमंडलीय अपक्षरण अर्थात एटमॉस्फेरिक डिके के रूप में भी सामने आता है, जिसमें वायुमंडलीय मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि पानी के दो एलिमेंट्स हैं, इनसे युक्त उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल्स को अंतरिक्ष की ओर भेजने की क्षमता विद्यमान होती है। और दोस्तों, इसको आसान शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेडिएशन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है जो कि अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और नासा द्वारा हाल ही में किए गए इस रिसर्च में खोजे गए नए ग्रह के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल किए गए हैं। और यह ग्रह हमारे सबसे नज़दीकी तारकीय पड़ोसी स्टेलर नेबर रेड डॉर्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और वहाँ संभावित सभ्यता किस तरह से हो सकती है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। और शोधकर्ताओं ने अपने इस मॉडल को पृथ्वी के आकार के ग्रह पर भी लागू किया है, जो कि पृथ्वी की तुलना में यह सूर्य से 20 गुना अधिक पास है। और इस ग्रह के मेजबान तारे और इस ग्रह के निकट के अन्य ग्रहों की आयु को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा ये उम्मीद जताई गई है कि प्रत्येक 2 घंटे में होने वाले सुपर फ्लेयर्स के परिणाम स्वरूप प्रॉक्सिमा बी एक्स रेज के प्रवाह और अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अधीन हो जाता है। और वहाँ किस तरह की सभ्यता हो सकती है इसकी एक परिकल्पना की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि 10 मिलियन वर्षों में ऑक्सीजन गैस के प्रॉक्सिमा बी के वायुमंडल से पूरी तरह से विलुप्त होने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों, अब हम यहाँ उत्पन्न समस्याओं और उनके समाधान पर भी कुछ विचार करते हैं। हालांकि इन सभी संभावनाओं के अलग भी कुछ और समस्याएं हैं जिनके विषय में गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। और संभवतः क्या इस ग्रह पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी और स्टेलर विंड भी सिचुएटेड होंगी, यह अभी वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं है। और पॉसिबल लैंडस्केप आप देख सकते हैं कि किस तरह के वहाँ पर हो सकते हैं। और क्या एक तारे से आवेशित कणों चार्ज पार्टिकल्स का प्रवाह लगातार होता रहेगा अथवा कुछ समय बाद इसके बंद होने की भी संभावना है, ये भी अभी ज्ञात नहीं है। हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जीवन की ओर ये संकेत दे रही है।
और क्या इससे उत्पन्न परिणाम कठोर मौसमी स्थितियों, हार्ड वेदर कंडीशंस को ख़राब कर देंगे या फिर वहाँ पर यथावत बने रहने देंगे? इस विषय में भी वैज्ञानिक अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। और इन सभी प्रश्नों के विषय में विचार करने के उपरांत वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रॉक्सिमा बी में मनुष्य के लिए निवास कर पाना संभव नहीं है। और गौरतलब है कि इस अध्ययन के दौरान जहां एक और वैज्ञानिकों को यंग रेड डॉर्फ तारों के चारों ओर के ग्रहों के संबंध में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हमने दोनों ही पहलुओं पर विचार किया है कि जीवन हो भी सकता है वहाँ और नहीं भी हो सकता है, और वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य ग्रहों के विषय में भी कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। और सौरमंडल के सबसे नज़दीकी पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित संभावित टेरेस्ट्रियल मास वाले ग्रह की खोज, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के विकास और ब्रह्मांड में जीवन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने का एक उल्लेखनीय अवसर है। और दोस्तों, यदि इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है तो प्रॉक्सिमा भी सबसे निकटतम संभावित रहने योग्य ग्रह है और लेट टाइप एम डॉर्फ होस्ट स्टार की परिक्रमा करने वाले सबसे सरल उदाहरणों में से एक है। और एम डॉर्फ सभी तारों का 70% हिस्सा हैं और एम डॉर्फ की ऑर्बिट करने वाले रहने योग्य ग्रह ब्रह्मांड में जीवन के लिए सबसे आम वातावरण वाले हो सकते हैं। हालांकि प्रॉक्सिमा बी में कई आशाजनक विशेषताएं भी हैं, और जिसमें इसका संभावित छोटा आकार है और रहने योग्य क्षेत्र में इसकी स्थिति है। और जिसमें एक प्रभावी तारामंडल और स्टेलर रेडिएशन भी है जो कि पृथ्वी का 65% है। हालांकि ये सभी बातें यहाँ रहने की योग्यता की गारंटी नहीं है, और इस ग्रह के रहने योग्य होने की सीमा का निर्धारण या एम डॉर्फ की ऑर्बिट करने वाले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के भाग्य के बारे में कोई अन्य बात इसकी ऑर्बिट और ग्रह की फेज़ और टाइम पर आधारित फोटोमेट्री और एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्पेक्ट्रा पर आधारित अन्य अध्ययनों के बाद पता लगेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर। नमस्कार।